नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सुबह 8 बजे का इंतजार पूरी दुनिया को थी। मतलब भारत में बुधवार सुबह 8 बजे और अमेरिका में मंगलवार रात 8 बजे, एक दिन पहले। और सबको ये लग रहा था कि 8 बजे का डेडलाइन खत्म हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप आग के गोले बरसाएगा और ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देगा, स्टोन एज। वो लगातार कल भी बोल रहा था कि आपके ब्रिज खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो खत्म हो जाएंगे, पावर प्लांट खत्म हो जाएंगे, वाटर प्लांट खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगे, आप स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। कल कई तस्वीरें आई, आप सबने देखा होगा। 8 बजे जो डेडलाइन था, उस वक्त ईरान में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने कहा कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष, नौजवान सारे उतर गए सड़क पर और कहा कि हम रक्षा करेंगे अपने पावर प्लांट की, अपने वाटर प्लांट की, अपने यूनिवर्सिटीज की। सड़क पर उतर गए, नारे लगाने लगे। बहुत सारे यंगस्टर्स जो वहाँ के म्यूजिशियन हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, बहुत सारे संगीत कलाकार, उन्होंने आकर के अपने-अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेकर के गाना बजाना शुरू कर दिया और लोग एंटरटेन करते रहे। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें एक जो गिटार है, जो ईरानी गिटार है, वो गिटार बजाता हुआ एक नौजवान जो है, वो पावर प्लांट के सामने गिटार बजा रहा है और वो वहाँ पे इकट्ठा लोगों को मनोरंजन दे रहा है, उनका मनोरंजन कर रहा है और उन्हें हौसला बढ़ा रहा है। और ये कहते-कहते उनकी आँखों से आँसू भी गिर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि 8 बजने के बाद ये पागल इंसान पता नहीं क्या करेगा, कहाँ से आग के गोले बरसने शुरू हो जाएँगे। लेकिन सब ढाक के तीन बात हो गए। खबरें चलनी शुरू हुई और अभी दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों कि हमारा जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, उसके जूता ढोने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ डींगे मार रहे हैं कि हमने मीडिएशन करा दिया। हमने मीडिएशन का काम करा दिया। हमने लेबनान को शामिल कर लिया, हमने यूएई को शामिल कर लिया, सऊदी अरबिया को शामिल कर लिया, ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच में हमने मीडिएशन का काम करा दिया। टोटल निरा झूठ, एकदम फ़ॉल्स जो बात है, वो कहा जा रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा। कोई यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की जो उनकी आदत है, वो उससे वो बाज नहीं आ सकते हैं। तो वो कर रहे हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा है। अब अंदर की बात क्या है? सीज फायर कैसे हुई? कैसे डोनाल्ड ट्रंप पीछे गया? मैंने आपको एक दिन पहले कहा था, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को और एस्केलेट करने से मना कर रहा है। और उन बातों पर अगर जैसे ही आपका ध्यान जाएगा, आप फौरन समझ जाएंगे कि मामला क्या है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को और उस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के साथ एक बिजनेसमैन थे जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हैं, अमीर, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क भी उस बातचीत पे फोन लाइन पर अवेलेबल थे। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये बातचीत मामूली बातचीत नहीं है। एलन मस्क का जो पिछले लगभग 1 साल से दूरी बन गई थी डोनाल्ड ट्रंप से, यकायक मोदी से जब बातचीत हो रही है, तब एलन मस्क को उस बातचीत में क्यों शामिल किया जा रहा है? जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर शामिल किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एलन मस्क स्वयं ही आ जाएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप बातचीत करने जा रहे हैं, मैं भी उस बातचीत में शामिल होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जाहिर है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप की सहमति होगी कि हमारी और मोदी के बीच जो बातचीत होने वाली है, उस बातचीत में एलन मस्क भी मौजूद रहें। मौजूद क्यों थे? मौजूद इसलिए थे मित्रों, क्योंकि एलन मस्क अभी थोड़ा करीब आए हैं भारत के और भारत में उनके बहुत बड़े व्यापारिक हित हैं और एलन मस्क से बहुत बड़ा फायदा लिया अमेरिका और इजराइल दोनों ने। एलन मस्क की एक टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त फायदा मिला ईरान वॉर में, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में बहुत फायदा मिला और वो था स्टारलिंक, जो सैटेलाइट इंटरनेट है, उसका बहुत बहुत फायदा मिला। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रीफ किया कि एलन मस्क की बड़ी भूमिका है इस युद्ध में। और उसके बाद एलन मस्क लगातार, हालांकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर एलन मस्क का आज तक कोई पोस्ट नहीं आया है कि अमेरिका को ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 है, जो अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां जिसका अमेरिकी इकोनॉमी में 80% तक हिस्सेदारी है, वो सारी कंपनियां परेशान थी क्योंकि उनके स्टॉक लगातार नीचे गिर रहे थे। 4.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान फटाफट हो गया था, 24 घंटे में हो गया था। और इस तरह से अगर वहां का स्टॉक एक्सचेंज डाउनवार्ड रहा तो ये जो 500 बड़ी कंपनियां हैं जिनका अमेरिकी इकोनॉमी पर 80% दबदबा है, वो उनकी हालत खराब हो जाती। और ईरान ने जो धमकी दी कि अब अगला निशाना टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी जायंट है, जैसे मेटा है, गूगल है, एप्पल है, ये सारी कंपनियां अब उनके निशाने पर है। और खास तौर से जो मिडल ईस्ट में जो उनके ऑपरेशंस हैं, उनको वो तबाह करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अगर अमेरिका और इजराइल और एडवांस होता है, ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप मान के चलिए कतर, दोहा, दुबई, ये नहीं रहेगा अपने इस शेप में जिस शेप में आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि ईरान मरते मरते दूसरों को भी मार देगा। और उनको मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी है, उनके पास उनका स्टेक बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब अमीरात में उनके स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। दुनिया भर के ग्लोबल कॉरपोरेट बिजनेस का अड्डा बना हुआ है दुबई, आबू धाबी, कतर और दोहा। ऐसी परिस्थिति में अगर इन स्टेट्स में ईरान घुस गया और उनका सशस्त्र मिलिट्री पैदल सेना भी घुस गई दुबई वगैरह में, तो भारी दिक्कत हो सकती है और फिर परेशानी का सबब होगा। और इसको साथ दिया यमन के हूती विद्रोहियों ने, हिजबुल्लाह ने, इन सब के, लेबनान के हिजबुल्लाह ने और यमन के हूती हूती ने, ये सबका जो कंसर्टेड अटैक शुरू हुआ, तो ये 500 जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाना शुरू किया कि ट्रंप साहब, आप बस कीजिए, आप नेतन्याहू को समझाइए कि अब शांत हो जाइए, वरना हम सभी तबाह हो जाएंगे। ईरान तो तबाह होगा, लेकिन हम लोग जो तबाह होंगे तो फिर उबरना मुश्किल है। उन्होंने याद दिलाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1929 का वो ग्रेट मंदी, जो महामंदी कहलाई, महामंदी के दौर से गुजरेंगे। और फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद भी वही स्थिति हो रही थी, लेकिन 2008 की जो फिर दोबारा मंदी हुई थी, उसकी याद दिलाई इन सभी 500 कंपनियों के कॉर्पोरेट ने। और अमेरिका को कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप महामंदी से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी 39 ट्रिलियन डेट में आप हैं। ऐसी परिस्थिति में और अगर एस्केलेट करेंगे वॉर में, तो ईरान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन आप उसकी तबाही से जश्न में डूबेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अंदर खाने कॉर्पोरेट उन्हें समझा रहे थे। अब जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आया मित्रों, ये जो शहबाज शरीफ है, ये जो झूठ बोल रहा है इधर उधर जाकर के, इसका कोई महत्व नहीं है। जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और मैं शुरू से कह रहा था कि रसिया और चाइना इस युद्ध को या तो रोक सकता है या बढ़ा सकता है। बढ़ाने में भी उनका फायदा है और रोकने में भी फायदा है। रशिया और चाइना पर्दे के पीछे से ईरान को मॉरल सपोर्ट कर रहा था और छोटा मोटा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन जिस मोमेंट इंग्लैंड ने खुद को अलग किया इस युद्ध से, यूरोपियन यूनियन ने खुद को अलग किया इस युद्ध से, और जैसे ही रसिया और चाइना की एंट्री का डर सताया डोनाल्ड ट्रंप को, उनके होश पाख्ता हो गए कि दुनिया का कोई देश हमारी मदद के लिए तो आ नहीं रहा है, हम अकेले कितने देर तक ठहर पाएंगे। और अगर ये हमारा वॉर एस्केलेशन इस मूवमेंट में चला गया कि हम अकेले, पूरी दुनिया एक तरफ, तो हमारी फिर बाजी पलट जाएगी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में, वर्ल्ड वॉर टू में कुछ कुछ देश दोनों तरफ थे, लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें अकेला अमेरिका अलग थलग पड़ेगा और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बदजुबान से, अपने बदमिजाजी से पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। फ्रांस को नाराज कर दिया, इंग्लैंड को नाराज कर दिया, जर्मनी को नाराज कर दिया, रसिया चाइना को दुश्मनी समझता है, भारत को नाराज कर दिया, ग्लोबल साउथ में आप साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को, सबको नाराज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी परेशान था, जापान भी परेशान था, कोई उनकी मदद को खड़ा नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने कह दिया साफ साफ
कि संकेत बहुत खतरनाक हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। लेकिन उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक आया। ठीक डेडलाइन के पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास करने के लिए आया, मूव किया गया एक रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करो। किसको कहा जा रहा था? ईरान को। कहां से कहा जा रहा था? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूनानिमस होकर के एक प्रस्ताव लाई थी, और उस प्रस्ताव को पेश करने वाला कौन देश था? बहरीन था। बहरीन कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली ईरानी कब्जे से बाहर कीजिए और ईरान के ऊपर दबाव बनाइए कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल से खाली कर दो, मतलब वहां पर कोई अपना ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा मत करो, उनको क्लीन करो, उसको क्लियर करो। ये रिजोल्यूशन लेकर के आया था। पाकिस्तान और दूसरे एक देश जो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसे एब्सटेन कर गया। ये वीटो भाग नहीं लिया वोटिंग में, विरोध कुछ भी नहीं किया, एब्सटेन कर गया, एब्सटेन कर दिया इस रिजोल्यूशन के ऊपर। और ये कह रहा है कि हम मीडिएशन कर रहे थे। इनकी औकात नहीं है मीडिएशन करने की। ये किस हालत, किस हैसियत से मीडिएटर बनेंगे? ये खुद तो कटोरा लेकर के घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, और ये कह रहे हैं कि मैं मीडिएटर की भूमिका में था। तो हुआ क्या? रिजोल्यूशन के विरोध में वीटो आ गया। किसका? सिक्योरिटी काउंसिल के दो मेंबर हैं, रसिया और चाइना दोनों का। स्ट्रॉन्ग वीटो आया। सिर्फ वीटो नहीं आया, रसिया और चाइना ने, दोनों के डिप्लोमैट ने स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स में यह कहा कि ईरान इजराइल अमेरिका के वॉर के लिए इजराइल और अमेरिका दोषी है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे ये पोलाइट वर्ड्स नहीं थे। अपने वीटो में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी युद्ध अभी चल रहा है इन तीनों देशों के बीच में, तो कल्प्रिट जो है वो अमेरिका और इजराइल है, ना कि ईरान है। और आप जो ये रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं, बहरीन को कहा कि आप जो ये रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर दीजिए, इसके बजाय ये रिजोल्यूशन लेकर के आइए कि अमेरिका और इजराइल वॉर को एक्सटेंड करता जा रहा है, इमीडिएटली इसको स्टॉप कीजिए। ऐसा रिजोल्यूशन आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बात का विषय है। विषय है कि इस तीनों देशों के बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं, इस लड़ाई को कैसे रुकवाई जाए। तीनों देश लड़ रहे हैं, एक देश लड़े तो कोई बात हो, यहां तीन देश एक साथ लड़ रहे हैं, इजराइल और अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ। और इसमें रसिया और चाइना के डिप्लोमैट ने स्ट्रेट अवे, नो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, नो, स्ट्रेट अवे कहा कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अब आप संकेत समझ रहे हैं? यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया और चाइना का वीटो इस बात का संकेत था। और ये कब हो रहा है? डेडलाइन जो 8 पीएम का डेडलाइन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके कुछ घंटे पहले। जाहिर है अमेरिकी स्ट्रेटेजिस्ट इस बात पर फोकस बनाए होंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बहरीन ने रिजोल्यूशन मूव किया है, उस रिजोल्यूशन पे रसिया और चाइना की क्या भूमिका है, उनका क्या कहना है, जरा इसको आंका जाए। कुछ घंटे पहले ही ये रिजोल्यूशन मूव हुआ है, और उस रिजोल्यूशन पे सीधा सीधा वीटो लगाया। और वीटो ऐसा नहीं कि वीटो लगा दिया, कुछ बोला नहीं, मुखर होकर के कहा कि इजराइल और अमेरिका दोषी है इस युद्ध को आगे, इस युद्ध को शुरू करने के लिए, इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए। तो अमेरिका और इजराइल को यह निर्णय लेना पड़ेगा, चूंकि उन्होंने युद्ध शुरू किया है, इसलिए युद्ध उनको रोकना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर कट संदेश था चाइना और रसिया के तरफ से। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया, 2 दिन पहले रसिया के तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके बाकी और भी कैबिनेट कलीग के तरफ से, पुतिन के, उनका बयान आया कि ट्रॉयका पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। ट्रॉयका मतलब भारत, रसिया और चाइना। ये तीनों एक प्रकार से सुपर पावर हैं एशिया में। ये दोनों तीनों हैं, हम लोग करीबी देश हैं। हम तीनों को एकजुट होना चाहिए और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ इस पर खड़ा होना चाहिए। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये मामला, ये जो प्रस्ताव है, ये आज का प्रस्ताव नहीं है, ये 1990 का प्रस्ताव है, 36 साल पहले का प्रस्ताव है। अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग चाइना को दुश्मन बनाए हुए हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग चाइना के पक्ष में बोलेंगे उनको कहा जाएगा वो चाइनीज स्टूज हैं। बहुत सारी बातें हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि अमेरिकी हेजेमनी को, या अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे उनके साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम जितना अमेरिका में हो उतना चाइना में नहीं है, ये भी सही है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका हमारे साथ डबल गेम ना खेले। वो पाकिस्तान को लूप में ले लेता है, पाकिस्तान को लेकर के हमें आंख दिखाता है। अभी अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सेहरा मिल गया कि हम मेडिएशन कर रहे हैं, तो उनका मोरल थोड़ा हाई हो जाएगा और फिर वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ मीटिंग शुरू कर देंगे और कहेंगे चलो अब शुरू करो हमारा जो अपना असली काम है। काम क्या है हमारा असली काम? टेररिस्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना और टेररिस्टों को इधर उधर भेजना। तो सबसे पहला उनका शिकार कौन होगा? भारत होगा। तो भारत भेजना शुरू कर देंगे। उनका चूंकि मॉरल हाई है, उनको लग रहा है कि अमेरिका हमारे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। ऐसा होने वाला नहीं है। तो उस जो रिजोल्यूशन था उस पर जो चाइना और रसिया का वीटो आया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के होश पाक्ता हो गए। उनको इस बात का एहसास हो गया कि अभी तो वीटो आया है, ये युद्ध में शामिल हो सकते हैं। और छोटे छोटे स्टेटमेंट की बड़ी बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रॉयका की बात हो गई कुछ दिन पहले, तो उनको ये भय हो गया कि रसिया चाइना तो एक है ही है। अगर उन्होंने भारत को भी मिला लिया, और ये जो वीटो आया है, ये वीटो संदेश है कि अगर आप नहीं माने तो हमको मजबूरन, क्योंकि कहां पर बोलेंगे वो स्टैंड अलोन, कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करके सी जिनपिंग तो नहीं करेंगे कि अमेरिका गलत काम कर रहा है। पुतिन ने अपना स्टेटमेंट जगह पर जगह दिया है, एक्स पे पोस्ट करके या किसी मीडिया में इंटरव्यू दे करके कि अमेरिका गलत कर रहा है। जिस दिन हमला हुआ खamenei के ऊपर, पहला स्टेटमेंट फटाक से आया पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का, कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये गुंडागर्दी है, ये क्या तरीका है कि आप किसी देश के को लीडर विहीन बना रहे हैं, लीडरों पर हमला कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। उसकी आलोचना हुई थी, पुतिन ने सरेआम की थी। लेकिन पुतिन और चाइना पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे थे, और उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो किया, उससे साफ साफ संदेश चला गया कि अगर तुमने 8 बजे कुछ दागने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी दागेंगे। और उसके लिए सबसे माकूल जगह कौन सा था? सबसे माकूल जगह था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ही संदेश साफ कर दिया चाइना और रसिया ने कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आपने इस युद्ध को शुरू किया है, आप युद्ध को रोकिए। स्ट्रांग था संदेश। अब अमेरिका को लगने लगा कि साहब ये तो यूएन में आकर के साफ साफ सबके सामने हमको नंगा कर दिया। अब तो कह रहा है कि आपने युद्ध शुरू किया, आप कीजिए बंद। वो ईरान पर तो कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रिजोल्यूशन आया तो गया गदाल खाते में। उसको तो कोई देखने वाला नहीं है, उठा के कूड़ा बिटान में डाल दिया रसिया और चाइना ने। कहा इसका इस रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो बाद में चर्चा होगी, पहले तो इस पर चर्चा हो कि युद्ध किसने शुरू किया, क्यों किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कब बंद हुआ? जब युद्ध शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, आपने युद्ध शुरू कर दिया। आपने 40 उनके सभी लीडर को, पॉलिटिकल, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक जो जो लीडर्स थे, आपने सबको खत्म कर दिया, मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का प्रकरण आया है। रसिया और चाइना का कहना बिल्कुल जायज था। झिग्गी बंद गई अमेरिकन की, कुछ जवाब नहीं आया। और बहरीन वाले जो रिजोल्यूशन लेके गए वो पतली गली से निकलते रहे। और ये 8 पीएम के पहले, 8 पीएम के पहले, कुछ देर पहले का ये वीटो है। संदेश चला गया कि अब और अगर एस्केलेट करेंगे तो आप रसिया और चाइना को मजबूर करेंगे ईरान के साथ खड़े होने के लिए। और अगर रसिया और चाइना खड़ा हो जाता है, दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे हो जाएंगे। भारत भले ही कहे कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन फिर अगर इस चाइना और रसिया मजबूती से ईरान के साथ खड़ा हुआ, और ये लोग खड़ा होते रहे हैं, जहां जहां ये गए हैं उनके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। वियतनाम गए, आपको याद होगा, वियतनाम को अगर किसी ने असिस्ट किया तो वो रसिया और चाइना था। इसीलिए ये 20 साल तक, 18 साल तक युद्ध लड़ते रहे वियतनाम में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और अंततः प्रतिफल क्या हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गए। इनको उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा।
वहां भी झगड़ा था। जहां पर सिया सुन्नी का झगड़ा है, वहां पर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का झगड़ा है। वहां पर एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन काम चल रहा था, एक नॉन लेफ्टिस्ट के अधीन काम चल रहा था। लेकिन बाद में वियतनामी, बड़े बृहत्तर वियतनामी के नाम पर उत्तर और दक्षिण वियतनामी एक हो गए, एक साथ हो गए, और इस एक साथ कराने में भूमिका चाइना और रसिया की बहुत बड़ी थी। और इसलिए प्रतिफल क्या हुआ, 18 साल के बाद भी इनको उल्टे पांव लौटने पड़ा। वही हश्र हुआ अफगानिस्तान में। इन्होंने मदुरो को उठा करके सोचा कि ईरान जो है वेनेजुएला है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ईरान के साथ इनको पता नहीं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन उनका ऐसा है कि ईरान को बहुत सारे लोग बहुत सारे देश मदद करेंगे, खासतौर से रसिया और चाइना तो जरूर करेंगे। चाइना का तो डिपेंडेंसी है एनर्जी के मामले में ईरान के ऊपर। उनसे व्यापार होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो बहुत सारे टैंकर्स उनके जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बोला कि सेकेंडरी बात है, पहली बात है कि आपने युद्ध क्यों शुरू किया, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह की भाषा की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं थी रसिया और चाइना से, जो उन्हें मिल गया। वो ट्रिगर पॉइंट था, वही टर्निंग पॉइंट था सीज फायर के लिए कदम उठाने का। वरना अमेरिका अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन वो बेइज्जत होकर के भी उनको मालूम है कि अब सीज फायर हो रहा है, तो अभी बहुत सारे उनके जो सेनेटर हैं, उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, युद्ध किया, मार-मोर किया, मारपीट किया, प्रतिफल क्या हुआ? अंत में उनको सीज फायर करना पड़ा, वापस होना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर एक दिखावा है। इज़राइल मानेगा नहीं, इज़राइल ईरान पर अटैक करेगा, ईरान इज़राइल पर अटैक करेगा, फिर बीभत्स होगा अटैक और फिर अमेरिका को वापस कूदना पड़ेगा। अब देखते हैं ये स्थिति कब तक बनती है, लेकिन कम से कम 2 सप्ताह, 15 दिन के लिए तो सीज फायर अभी हुआ है। ये सीज फायर अमेरिका के बैकफुट पर जाने की पहली निशानी है। अमेरिका दुनिया में कमजोर होता जा रहा है और इस कमजोर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। इस मिड टर्म ईयर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्थिति होगी, कहना मुश्किल है। मैंने बहुत पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये निर्णय, सीज फायर का निर्णय, हो सकता है कि उन्हें कुछ हद तक रिलीफ दे दे और वो बच जाएं। मिड टर्म आते आते हो सकता है कि वो बच जाएं। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये सीज फायर का कोई महत्व नहीं होगा, या अगर ये सीज फायर हुआ तो समझ लीजिए फिर लंबे समय के लिए सीज फायर होगा, दोबारा युद्ध शुरू नहीं होगा। और उसके पीछे दो ही महत्वपूर्ण बात, एक तो 500 बड़ी कंपनियों के दबाव, और दूसरा चाइना और रसिया का स्ट्रांग स्टैंड अमेरिका के खिलाफ लेना, वो भी कारण बना। और तीसरा, रसिया के विदेश मंत्री के द्वारा ट्रायका बनाने की जो घोषणा थी, जो चर्चा थी, उसका भी जिक्र बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है इस तरह की जियोपॉलिटिक्स में। तो अंदर की बात यह है, पाकिस्तान मीडिएशन नहीं कर रहा है और ट्रंप ने कोई ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। वो जो कह रहा है कि 10 सूत्री डिमांड भेज दिया ईरान ने और 10 सूत्री डिमांड को मानेंगे, ये करेंगे। अरे डिमांड कुछ नहीं है। सीधा रसिया और चाइना ने कहा बंद करो, नहीं तो फिर हमको मजबूरन उतरना पड़ेगा। और 500 बड़ी कंपनियों ने कहा कि साहब हम तबाह हो जाएंगे, इस युद्ध को बंद करो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।